हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमितेश और मैं हूं एक स्पेशल एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ASD बोलते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑटिज़म क्या है, मीन्स उसका मीनिंग क्या है। दैन हम बात करेंगे हम उसके हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में कि ऑटिज़म जो वर्ड है वो कहाँ से आया। देन हम पढ़ेंगे सिम्टम्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ऑटिज़म वाले बच्चों के। ठीक है। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स, ऑटिज़म के कितने टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कॉजेज़ कि ऑटिज़म होता क्यों है। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे एजुकेशन स्ट्रेटजीज। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ऑटिज़म के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें ऑटिज़म है क्या, व्हाट इज़ ऑटिज़म। ऑटिज़म या फिर कहें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental difference that affect how a person communicates, interact, learns and behave. Means autism का एक spectrum disorder है जो कि एक neurodevelopmental difference है जो कि एक person के communication ability को, interact करने की ability को और behaviors को affect करती है। हमने जो वर्ड यूज़ किया इसमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम है उसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने जब आप साइंस पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें लाइट्स इंटर करती हैं, देन वो मल्टीपल कलर्स में बदल जाती हैं। सेम ऑटिज़म एक ग्रुप है, ठीक है, बट उसके अंदर भी एक स्पेक्ट्रम है, मतलब हर एक बच्चा अपने आप में ही यूनिक है। स्पेक्ट्रम मीन्स ऑटिज़म लुक डिफरेंट इन एवरी पर्सन। Each individual has their own strength, challenges and needs. मीन्स स्पेक्ट्रम वाला जो बच्चा होता है, हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है। हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर बच्चे की चैलेंजेस अलग होती हैं, नीड्स अलग होती हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि हर एक पर्सन ऑटिज़म वाला बच्चा अपने आप में एक यूनिक रहता है। उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है, चैलेंजेस अलग होती हैं, बट वो सब एक ग्रुप में लेके चलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटिज़म। ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं कि सारे ऑटिज्म वाले सेम ही हो, सबकी चीज़ अलग अलग होती है, इसलिए हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। ठीक है। ऑटिज्म कोई इलनेस नहीं है। ऑटिज्म इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ नेचुरल वेरिएशन इन द वे द ब्रेन वर्क। ऑटिज्म कोई डिजीज़ या फिर इलनेस नहीं है, ये एक नेचुरल वेरिएशन है कि कैसे ब्रेन वर्क करती है। ठीक है। किसी का ब्रेन डिफरेंट तरीके से सोचता है किसी चीज़ को, और सेम टास्क को कोई पर्सन अलग तरीके से परफॉर्म करता है। इसीलिए ऑटिज्म कोई डिजीज़ या इलनेस नहीं है, एक वेरिएशन है कि कैसे ब्रेन वर्क कर रहा है। ठीक है। बात करते हैं पोटेंशियल के लिए। विथ अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़, पीपल विथ ऑटिज्म कैन लर्न, ग्रो एंड अचीव मीनिंगफुल लाइफ्स। अगर हम उनको समझें, उनको सपोर्ट करें और अपॉर्चुनिटी दें, तो पर्सन विद ऑटिज्म जो है काफ़ी जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं और अब एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं, अगर हमको समझे और सपोर्ट करें तो। अब बात करते हैं हम इसके हिस्ट्री या फिर बैकग्राउंड के बारे में कि ऑटिज्म कहाँ से आया। अर्ली रिकग्निशन 1943। सबसे पहले जो रिकग्निशन हुआ था ऑटिज्म का 1943 में हुआ था। द टर्म ऑटिज्म वॉज फर्स्ट यूज बाय डॉक्टर लियो कैनर। जो ऑटिज्म वर्ड है सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया था, डॉक्टर लियो कैनर, जो कि एक अमेरिकन साइकेट्रिक थे। ठीक है। टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद डिफ़िकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर। जो डॉक्टर लियो कैनर थे, ये रिसर्च कर रहे थे ऐसे ग्रुप्स के ऊपर जो कि सोशली इंटरेक्शन करने में डिफ़िकल्टी फेस करते थे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते ठीक तरीके से और रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर थे। ठीक है। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम ऑटिज्म वर्ड का यूज़ किया था। देन बाद में रिसर्च चलते रहे 1940 से लेकर 1960 के बीच में रिसर्च कंटिन्यू चलते रहे, है ना। देन डॉक्टर हैंस एस्पर्जर थे, एन ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर, डिस्क्राइब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन चिल्ड्रन विच लेटर बिकम नोन एज एस्पर्जर सिंड्रोम। उन्होंने भी रिसर्च किया इसके ऊपर। देन उन्होंने एक अलग से कैटेगरी बनाई एस्पर्जर सिंड्रोम। जो एस्पर्जर सिंड्रोम है वो हैंस एस्पर्जर के नाम पे ही। ठीक है।
कभी कभार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि एस्पर्जर सिंड्रोम किसके नाम पे पढ़ा था, तो किसके नाम पे पढ़ा था, हैंस एस्पर्जर के नाम पे। ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रहा हूँ और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ताकि आपको अदर वीडियो ना देखनी पड़े, कंबाइन करके बता रहा हूँ। ग्रोइंग अवेयरनेस, जब धीरे धीरे इस सब के बारे में पता लगा, लोगों को इंटरेस्ट आने लगा इसमें, लोगों ने खोज करना स्टार्ट की इसमें। Awareness and understanding of autism grew. It was included in the diagnostic and static मतलब DSM-3 में इंक्लूड किया गया था 1980 में, ठीक है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ते रहने लग गया, क्योंकि एक नया टॉपिक था ये लोगों के लिए। अभी भी इस पर रिसर्च चले रहे हैं, करंट अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि अभी कैसा अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। ऑटिज्म इज़ नाउ अंडरस्टूड एज अ स्पेक्ट्रम कंडीशन। अब ऑटिज्म को एक स्पेक्ट्रम कंडीशन के तौर पे देखा जाता है, meaning it affect each person differently and to varying degrees, ठीक है। आज के टाइम पे रिसर्चेस चल रहे हैं कंटिन्यू इम्प्रूव करने के लिए, अर्ली इंटरवेंशंस और सपोर्ट और इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, हेल्पिंग इंडिविजुअल विद ऑटिज्म लीड मीनिंगफुल एंड इंडिपेंडेंट लाइफ, ताकि वो अपनी जो मीनिंगफुल लाइफ है उसको लीड कर पाएँ इंडिपेंडेंटली। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि फर्स्ट टाइम ऑटिज्म वर्ड का किसने यूज़ किया था, डॉक्टर लियो कैनर ने, ठीक है। जो एस्पर्जर सिंड्रोम एक टाइप, वो किसके नाम पे रखा गया था, डॉक्टर हैंस एस्पर्जर के नाम पे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इसको DSM-3 में इंक्लूड किया गया था, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर। कब किया गया था, 1980 में, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं मेन सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म, कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ऑटिज्म वाला बच्चा है कि नहीं है। ऑटिज्म अफेक्ट ईच पर्सन डिफरेंटली। द फॉलोइंग आर कॉमन साइंस ऑब्जर्व इन सोशल कम्युनिकेशन बिहेवियर एंड सेंसरी एरिया। जो ऑटिज्म है हर एक पर्सन को अलग तरीके से अफेक्ट करता है। कुछ कॉमन साइंस हैं जो कि ऑब्जर्व किए गए हैं, जो कि सोशल लेवल पे, कम्युनिकेशन लेवल पे, बिहेवियर लेवल पे एंड सेंसरीज एरिया में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन में आते हैं हमारे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, बच्चा डिफ़िकल्टी फेस करता है आई कांटेक्ट में, बच्चा आइज़ ही मिलाते, लाइक जैसे आप इसको हेलो बोल रहे हो, हेलो राघव, तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आँख नहीं मिलाएगा, ठीक है। मे प्रेफर टू बी अलोन, वो उनको अकेले रहना पसंद होता है मोस्टली। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स, वो अदर्स की फीलिंग नहीं समझ पाते, लाइक उनकी मम्मा दुखी हैं कि हैप्पी है, उसको इसका एहसास ही नहीं होता है इन बच्चों का, ठीक है। चैलेंजेस इन मेकिंग फ्रेंड्स, कीपिंग फ्रेंड्स, और उनको दोस्त बनाने में डिफ़िकल्टी आती हैं, सब सोशल लेवल पे होती हैं, ठीक है। ज़्यादा कम्युनिकेशन लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी स्पीच डिले होती है, ठीक है, और डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग और कंटिन्यूइंग कन्वर्सेशन। कुछ कुछ बच्चों के पास अगर स्पीच होती भी है तो वो काफ़ी कम बोलते हैं या फिर लिमिटेड स्पीक करते हैं, जिनके कारण उनकी कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। आते हैं बिहेवियर पैटर्न पे। जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो रिपीटेटिव बिहेवियर फॉलो करते हैं, जैसे कि हैंड फ्लैम्पिंग हो गया, रॉकिंग हो गया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग नीड फॉर रूटीन, और वो काफ़ी ज़्यादा एक रूटीन पर्टिकुलर को फॉलो करते हैं। अगर वो हल्का सा भी चेंज होता है रूटीन में तो गेट अपसेट, मतलब कि वो अपसेट हो जाते हैं। इंटेंस इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक टॉपिक और ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं इनको पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्ट होती है और उसी के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और उसी में इन्वॉल्वमेंट रखना पसंद करते हैं, ठीक है। देन लास्ट बात करते हैं सेंसरी सेंसिटिविटीज़ को। ओवर और अंडर सेंसिटिविटी टू साउंड, लाइट, टेक्सचर, स्मेल और टेस्ट। कुछ कुछ लोग होते हैं जो ओवर या फिर अंडर सेंसिटिविटी फेस करते हैं साउंड को लेकर के, कुछ बच्चे, या फिर लाइट को, जैसे किसी को लाल कलर पसंद नहीं आता, इरिटेशन होती है उससे, मतलब कुछ लोग हाइपर होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कुछ हाइपो सेंसिटिव होते हैं सेंसरी नीड्स को लेकर के, ठीक है। मे बी पर्टिकुलर अबाउट क्लॉथिंग और फूड टेक्सचर, मतलब ये चारों मेन कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसको बेस पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कौन कौन सा, सोशल इंटरेक्शन, बच्चा आपसे आँख नहीं मिलाएगा और अकेले रहना पसंद करेगा। कम्युनिकेशन, वो आपसे बात नहीं करेगा और लिमिटेड बोलेगा, लाइक हम सेंटेंस में बात करते हैं वो वन वर्ड यूज़ करेंगे, आप उससे पूछो कैसे हो, बोलेगा ठीक। चलना है पार्क, नहीं, मतलब लिमिटेड स्पीक होती है, कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं उनमें। दैन
थर्ड आता है हमारा बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं, कुछ कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव भी होते हैं, हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा फिक्स रूटीन होता है उनका, और अगर हल्का सा चेंज होता है काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। देन आते हैं फोर्थ हमारा आता है सेंसिटिविटी, लाइक उनको काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव नीड होती है उनकी, कुछ कुछ को साउंड से इश्यूज़ होते हैं, कुछ कुछ को कलर से इश्यूज़ होते हैं, कुछ ऑब्सेस्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट्स को लेकर कि अगर रेड उनको ऑब्सेशन है तो रेड ही पहनेंगे, ठीक है। कुछ कुछ को टेक्सचर से होती हैं। ये 4 कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके बेस पे आप ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि एक पर्सन में ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं या नहीं हैं। इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, दिस साइंस यूजली अपीयर इन अर्ली चाइल्डहुड। ये जो सिम्टम्स हैं चारों जो मैंने बताया आपको, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, बिहेवियर और सेंसरी, ये अर्ली चाइल्डहुड में अपीयर हो जाते हैं। नॉट एवरी चाइल्ड विल शो ऑल दिस साइन। हर एक बच्चा जरूरी नहीं है कि सेम साइन शो करे आपको। अर्ली ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं ऑब्जर्व करके और उनको सपोर्ट देते हैं तो एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है बच्चे के डेवलपमेंट में फ्यूचर के लिए। फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स, सपोर्ट चैलेंजेस एंड सेलिब्रेट प्रोग्रेस, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल विथ ऑटिज्म इज़ यूनिक विथ डिफरेंट स्ट्रेंथ, चैलेंजेस एंड नीड्स। हर एक ऑटिज्म वाला बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है, उनकी स्ट्रेंथ अलग होती है, चैलेंजेस अलग होते हैं और नीड्स भी अलग होती है। आई होप आपको सिम्टम्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके टाइप्स की, ठीक है। ऑटिज्म में मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, सेकंड होता है एस्पर्जर सिंड्रोम जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, सेकंड स्लाइड में हिस्ट्री में, कि जो एस्पर्जर सिंड्रोम है हैंस एस्पर्जर के नाम पे रखा गया था। सॉरी, ऑटिज्म के मेनली 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, दूसरा होता है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम का हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि हैंस एस्पर्जर के नाम पे एस्पर्जर सिंड्रोम नाम पढ़ा था। देन आता है रेड सिंड्रोम, ठीक है। देन आता है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। देन फिफ्थ आता है हमारा लास्ट परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये 5 होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। अब हर एक ऑटिज्म के डिफरेंस को समझते हैं इंडिविजुअली। सबसे पहले हम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर को समझते हैं। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की फीचर क्या होते हैं? सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी, कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, रिपीटेटिव बिहेवियर एंड रिस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट, सेंसरी सेंसिटिविटी। ये 4 कॉमन सिम्टम्स हैं जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले बच्चे में दिखते हैं। अब इनको समझते हैं। सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी मीन्स काफ़ी ज़्यादा पूरा आई कॉन्टैक्ट होती हैं, लाइक आप बच्चे उसके कलीग्स या फ्रेंड्स उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट उनसे आँख ही नहीं मिलाता है, पुअर आई कॉन्टैक्ट होता है और अकेले रहना पसंद करते हैं और उनको दोस्त बनाने में और सोशली इंटरेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है उनको, ठीक है। कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी, काफ़ी ज़्यादा डिले स्पीच होती है बच्चों की या फिर कभी कभी स्पीच ही नहीं होती है, और रिपीट वर्ड्स और फ्रेजेस जिसे हम इकोलेलिया भी बोलते हैं, एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं। जैसे कोई बच्चा बोलेगा उसको हेलो राघव, बोलेगा हेलो राघव, वो बोलेगा कैसे हो, बोलेगा कैसे हो, मतलब एक तरह से रिपीटेड इकोलेलिया उसको बोलते हैं, जो बोल रहा है उसको रिवर्ट कर देता है बच्चा, इसलिए कम्युनिकेशन डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है बच्चे को। अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है दूसरे की फीलिंग्स को, गेस्चर को, ये सब चीज़ें फेस करना पड़ता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में। और काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी होते हैं बच्चे, काफ़ी ज़्यादा हैंड फ्लेमिंग होती है, रॉकिंग होती है, रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट होता है, ठीक है। काफ़ी लिमिटेड इंटरेस्ट इनका, अगर कुछ 5 चीज़ें पसंद है उनको 5 चीज़ों में ही करना पसंद है, उसको आगे कुछ करना ही नहीं होता ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले बच्चों को, ठीक है। एंड सेंसरी इशू होती है काफ़ी ज़्यादा, साउंड को लेकर के, लाइट को लेकर के या फिर स्मेल, टेक्सचर, कुछ भी हो सकता है, सेंसिटिव होते हैं। तो ये 4 की पॉइंट है जो नॉर्मली ऑटिज्म वाले बच्चों में दिखा जाता है और ये ऑटिस्टिक डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, मेनली ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले बच्चे ही मिलते हैं। डेफिनेशन: autistic disorder is characterized by difficulty in social communication, social interaction, and restricted repetitive pattern of behavior, interest और activities, ठीक है। जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है डिफ़िकल्टी फेस करते हैं सोशल कम्युनिकेशन में,
एंड सोशल इंटरेक्शन में और रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं, इनका पैटर्न काफ़ी सिमिलर होता है और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, है ना, या फिर डिफरेंस इन ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। नॉट कोज बाय वैक्सीन्स या फिर ब्लैक मैजिक, या फिर पुराने लोग बोलते हैं ना कि अरे तो पिछले कर्म की वजह से ऐसा हो गया बच्चा, तो ये सब कुछ कॉज नहीं होता है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, या फिर डिफरेंस इन ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर। डायग्नोसिस के लिए आप प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं उनमें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, या फिर स्पीच थेरेपिस्ट के पास, या फिर स्पेशल एजुकेटर के पास जा सकते हैं, जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं और उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है अगर आप फेस करते हैं डिफ़िकल्टी तो। इंटरवेंशन प्लान सेम, मैं एक कॉमन बता रहा हूँ, सबको फॉलो होगा, ठीक है, अलग से नहीं बताऊँगा सबको मैं, बस की हाईलाइट कर दूँगा आप लोगों को। इंटरवेंशन ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? अगर स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपी करवाना चाहिए हमें, और अगर डेली रूटीन फॉलो नहीं करता तो ऑक्यूपेशन थेरेपी करवाना चाहिए। बिहेवियर इश्यूज ना बिहेवियर थेरेपीज होती हैं। एजुकेशन लैक करी तो स्पेशल एजुकेशन, और पेरेंट ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मम्मी पापा ही होते हैं बच्चे के जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, ठीक है। बात करते हैं सेकंड टाइप, एस्पर्जन सिंड्रोम। मैंने जो फर्स्ट में बताएं चैलेंजेस या फिर कॉजेज डायग्नोसिस सब में फॉलो होंगे, ठीक है। अब मैं बस सिम्टम्स बता रहा हूँ, की हाईलाइट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं सेकंड, एस्पर्जन सिंड्रोम। एस्पर्जन सिंड्रोम किसके नाम पर पढ़ा गया था? हैंस एस्पर्जन के नाम पे, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था एस्पर्जन सिंड्रोम को, ठीक है, कब? 1994 में। की फीचर्स क्या होते हैं? सोशली डिफिकल्टीज फेस करते हैं बच्चे, का फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं, अपना अकेले रहना पसंद करते हैं, और इंटेंस इंटरेस्ट, काफ़ी लिमिटेड इंटरेस्ट होता है, और काफ़ी ज़्यादा उसी में इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं। लेकर मैथ पसंद तो मैथ्स में ही वो काफ़ी डीप नॉलेज रखना पसंद करते हैं। ये एक तरह से हाई आईक्यू लेवल कैटेगरी में डिनोट करते हैं हम इनको, ठीक है। रूटीन और पैटर्न फिक्स रहते हैं, अगर हल्का चेंज होता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। लैंग्वेज स्किल यूजली अच्छी होती है इनकी, लाइक जैसे हमने देखा था ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करता है बच्चा, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इनकी वोकेबलरी ठीक होती है, कम्युनिकेट भी कर लेते हैं लोगों से अच्छी अगर नीड होती है तो, बट क्या है उनको अकेले रहना पसंद होता है, ठीक है। तो एक की फीचर्स थे कि इनकी जो एवरेज होती है काफ़ी हाई इंटेलिजेंस होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट करना पसंद करते हैं, उनमें हम महारत हासिल रखना पसंद करते हैं बच्चे, ठीक है। डिटेल ओरिएंट एंड फॉलो रूल्स, और सेंसिटिव होते हैं साउंड्स को लेकर के, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग, ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेम ही है। और स्ट्रेंथ क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोकस होता है बच्चों का, लाइक कुछ भी चीज़ साइंस सीख लेते हैं। ऑटिज्म में जितने भी क्राइटेरिया है, एस्पर्जन सिंड्रोम सबसे बेस्ट है, कि अगर एस्पर्जन सिंड्रोम है तो बच्चे को अगर हम सही ट्रेनिंग दें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। पीपल विद एस्पर्जर सिंड्रोम कैन लीड सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट लाइव्स विद अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड राइट सपोर्ट, ठीक है। अगर उनको राइट सपोर्ट मिल गया, अंडरस्टैंडिंग मिल गई और सही ट्रेनिंग मिली तो एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं और समाज के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं। जहाँ आता है रेड सिंड्रोम। रेड सिंड्रोम मीन्स मेनली यंग गर्ल्स में होता है, ठीक है। इसी की फीचर्स क्या होती हैं? रेपरेटिव हैंड मूवमेंट्स होता है, हैंड रिंगिंग या फिर क्लैपिंग, वॉशिंग ऐसे करते रहते हैं हाथ को, और लॉस ऑफ पर्पसफुल हैंड यूज़, अपना हैंड्स के धीरे धीरे यूज़ है कम करने लग जाते हैं या कर नहीं पाते हैं। इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन सेम है ऑलमोस्ट, बट इसमें क्या है लड़कियों को ज़्यादा होता है और फिजिकली मूवमेंट में ज़्यादा दिक्कत आती है, स्पेशली हैंड मूवमेंट में। इम्पेयर इनएबिलिटी टू ईट सॉलो, इम्पेयरमेंट आ जाता है उनके खाने पीने में, चलने में और ब्रीथिंग में, सांस लेने में दिक्कत आती है। अदर कॉमन साइंस क्या होते हैं रेड सिंड्रोम के? इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं, सीरियस आते हैं और स्लीप डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और रेड सिंड्रोम को किसने डिस्क्राइब किया था? एंड्रियास रेड्स ने, इन्हीं के नाम पे फिर रेड सिंड्रोम पड़ा था, ठीक है। रेड सिंड्रोम में कॉमनली क्या है? यंग गर्ल्स में होता है और हैंड्स मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है और ब्रीथिंग में इशू आती है। रेड सिंड्रोम मेनली अफेक्ट गर्ल्स, अर्ली डायग्नोसिस, थेरेपी एंड सपोर्ट कैन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं फोर्थ के, चाइल्डहुड
डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जिसको हम हैलर सिंड्रोम भी कहते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि CDD की दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, हैलर्स सिंड्रोम, ठीक है। A rare autism spectrum disorder in which a child develops normally for some time and then loses previously acquired skill। ये काफ़ी रेयर कंडीशन होती है ऑटिज़म की, जिसमें बच्चा यूजुअली स्टार्टिंग के फेज़ में सही से ग्रो कर रहा होता है। उनके पेरेंट्स को लगता ही नहीं कि हमारा बच्चा कुछ डिफरेंट है, बट 2 साल या 3 साल के बाद जितनी भी उसने चीज़ें गेन की थी, इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में टेन की थी, धीरे धीरे ग्रेजुअली भूलते रहते हैं। जो भी स्किल सीखते हैं लाइक वोकेबलरी या फिर कोई भी टास्क, वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। पेरेंट्स को यकीन नहीं होता हमारा बच्चा इतना सही था, पहले पढ़ने में इतना अच्छा था, सब कुछ खुद से करता था, अब ना सही से कपड़े पहनता है, ना सही से बात करता है, तो एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। अब से की फीचर समझते हैं। नॉर्मली डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स, नॉर्मल डेवलप करते हैं 2 से 4 तक, ठीक है। ग्रेजुअली लॉस ऑफ स्किल इन मल्टीपल एरिया, धीरे धीरे वो मल्टीपल एरिया में अपनी स्किल लॉस करने लग जाते हैं। अफेक्ट सोशल, लैंग्वेज, बिहेवियर एंड मोटर स्किल अफेक्ट हो जाते हैं इनके, ठीक है। लॉस ऑफ स्किल हो जाते हैं काफ़ी, क्योंकि धीरे धीरे अपनी चीज़ें भूलने लग जाते हैं। अर्ली सेंस क्या होते हैं, वो एकदम से साउंड वर्ड्स का यूज़ करना बंद कर देते सडनली, लाइक सेंटेंस में बोलते थे मम्मी पानी दे दो, तो अब धीरे कम कर देगा, बोलेगा पानी सिर्फ। अवॉइड करेगा सोशल इंटरेक्शन को, चेंज इन बिहेवियर और इमोशन। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चा धीरे धीरे अपनी मेमोरीज़ को लॉस कर रहा है, तो हमें उसको ट्रेनिंग और अर्ली इंटरवेंशन बहुत कंपलसरी है। और ये कब होता है, यूजली 2 से 10 साल के बीच में होता है मेनली बच्चों को। कॉज क्या हो सकते हैं, एग्जैक्ट कॉज तो किसी को पता नहीं है, मे बी जेनेटिक हो सकता है या फिर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, सपोर्ट, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन एज यूजली सेम। अर्ली इंटरवेंशन एंड कंसिस्टेंट सपोर्ट कैन हेल्प द चाइल्ड डेवलप बेटर स्किल एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे पहले बताया था मैंने आपको। अब बात करते हैं हम लास्ट, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PDD NOS बोलते हैं। अ माइल्ड फॉर्म ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, द चाइल्ड शो सम सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म बट डज नॉट मीट ऑल द क्राइटेरिया। इसमें हम उन बच्चों को रखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स रखते हैं ऑटिज्म के, नॉट एक्यूरेट बट लिमिटेड रखते हैं कुछ चीज़, लाइक जैसे कि फीचर सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी फेस करते हैं बट नॉट मच दैट, जैसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाला बच्चा करता है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, सम रिपीटेटिव बिहेवियर्स हो करता है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होता है। सिम्टम्स आर माइल्डर देन क्लासिक ऑटिज्म, काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, उतनी ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बच्चे को इसमें जल्दी से। तो इनमें उन बच्चों को रखते हैं जो बाकी सब में लाई नहीं कर रहे हैं, कम है, तो हम उनको रख देते हैं PDD NOS में, ठीक है। डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है, चाइल्ड शो सम बट नॉट ऑल सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, सिम्टम कॉज नोटिसेबल डिफिकल्टी इन डेली लाइफ। हम आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं कि हाँ बच्चा डिफिकल्टी फेस कर रहा है, बट उतनी नहीं करता जितना अदर ऑटिज्म वाले बच्चे करते हैं, बट कम करता है। डज नॉट फिट टू एनी अदर स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और ये बाकी के जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं क्राइटेरिया, जैसे कि चाइल्डहुड CDD था या फिर रेट सिंड्रोम था, एस्पर्जर सिंड्रोम था, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर था, इनमें लाई नहीं करते, तो हम इसको किस में रखते हैं, PDD NOS में, ठीक है। कॉज सेम ही होते हैं सबके, और एज सिम्टम यूजुअली नोटिसबल बिफोर 3 years ऑफ एज, 3 साल से पहले नोटिसबल हो जाता है। दैन मैनेजमेंट भी सेम ही है सबके, ठीक है। विथ अर्ली सपोर्ट एंड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, चाइल्ड विद PDD NOS कैन इम्प्रूव देयर स्किल एंड लीड बेटर लाइफ। जो PDD NOS वाले बच्चे हैं, उनको सही से इंटरवेंशन मिल जाए और केयर मिले, तो वो नॉर्मली अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं। कॉजेज ऑफ ऑटिज्म मैंने पहले फर्स्ट लाइन में बता दिया था, टाइप्स ऑफ ऑटिज्म के, कि जेनेटिक फैक्टर हो सकता है या फिर ब्रेन डेवलपमेंटल डिफरेंस होते हैं। हर एक पर्सन का ब्रेन डेवलपमेंट अलग अलग होता है, उसके वजह से भी हो सकता है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। ये 3 कॉजेज हो सकते हैं, इसका पर्टिकुलर कोई कॉज नहीं है कि हुआ क्यों है ऑटिज्म ऐसा, अभी तक इसकी इन्वेंशन नहीं हुई है। नॉट कॉज बाय, बट ऑटिज्म इसके वजह से तो बिल्कुल नहीं होता कि वैक्सीनेशन की वजह से हो गया, वैक्सीन की वजह से, या फिर पेरेंटिंग स्टाइल की मम्मी पापा ने सही से केयर नहीं किया इसलिए ऑटिज्म हो गया, या फिर काला जादू, या फिर पिछले जन्म के कर्म में, ये सब मिथ है। इन सब चीज़ों से नहीं होते हैं ऑटिज्म,
कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बट हाँ ये फैक्टर हो सकते हैं कि इस वजह से ऑटिज्म हुआ हो। अर्ली वार्निंग साइंस बिफोर 1 ईयर, 1 ईयर से पहले हमें पता लग जाता है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, नो स्माइल रिस्पॉन्स, हम उसका नाम ले रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, स्माइल का रिस्पॉन्स नहीं करता है। 2 साल तक हमें पता लग जाता है कि बच्चे की डिले इन स्पीच है, और कॉमनली साइंस हमें ऑलमोस्ट 2 साल तक दिख जाता है। और डायग्नोसिस के लिए ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बिहेवियर के, पैरेंट इंटरव्यू कर सकते हैं हम, स्पीच एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब इनको हम अगर नहीं कर पाए तो इन्वॉल्व किसको करेंगे, प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करेंगे, पीडियाट्रिशियन हो गए या फिर साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर, इनकी इन्वॉल्वमेंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे को। आइडेंटिफाई कर लिया, देन हम इंटरवेंशन ट्रीटमेंट करेंगे बच्चे की। कैसे, अगर स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपी देंगे, ऑक्यूपेशन थेरेपी देंगे, बिहेवियर इशूज़ हम बिहेवियर थेरेपी देंगे, और स्पेशल एजुकेशन कंपलसरी होता है ऑलमोस्ट सब बच्चों के लिए। देन पेरेंट ट्रेनिंग कंपलसरी है, और मेन पॉइंट होता है पेरेंट ट्रेनिंग। अब बात करते हैं हम एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़। एजुकेशनल स्टडीज़ में हम सबसे पहले मेन यूज़ करेंगे विजुअल एड्स का, और मेंटेन रूटीन करेंगे, और यूज़ सिंपल लैंग्वेज। जब बच्चे को टास्क डिलीवर कर रहे हैं या फिर अपना कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो हमेशा सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब बच्चा कोई का टास्क अच्छे से परफॉर्म करेंगे उसे हम रीइंफोर्समेंट देंगे ताकि वो जो टास्क है उसको अच्छे से और नेक्स्ट टाइम से परफॉर्म करे। अगर नेगेटिव करता है तो नेगेटिव इन्फोर्समेंट देते हैं ताकि वो बैड बिहेवियर को वापस से रिपीट ना करे। ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल स्टेप, हमें जो टास्क है उसको स्मॉल स्टेप में बांटना चाहिए ताकि बच्चा इरिटेट ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, काम को छोड़ के भागे ना। इसलिए हमें टास्क को ब्रेक करना चाहिए स्मॉल स्टेप में। टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चा इंटरेक्ट कर सके, इंटरेस्ट उसमें आए। TLM का यूज़ करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का। फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करना चाहिए, विजुअल शेड्यूल्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे कौन कौन से हैं इसकी जाकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्वलेलिया, स्टिमिंग या फिर सेंसरी इंटीग्रेशन। इक्वलेलिया क्या होता है, इक्वलेलिया का मतलब होता है कभी आप पहाड़ों पे गए होगे तो आप अगर आवाज़ दे तो अमितेश, तो वहाँ से आवाज़ आता है अमितेश अमितेश अमितेश, मतलब जो आप बोल रहे हो वापस से रिवर्स सुनाई देना, इक्वलेलिया। बच्चे से आप बोलोगे हेलो, वो बोलेगा हेलो, तो आप बोलेगा रिस्पॉन्स कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, वो आप ही की बात को रिपीट कर रहा होता है। आप बोलो कैसे हो, वो बोलेगा कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, बोलेगा कहाँ जा रहे हो, ठीक है। स्ट्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा रिजिड बिहेवियर हो गया, फिर हैंड रॉक करना हो गया, फ्लोर पे लेट जाना, ये सब चीज़ें। सेंसरी इंटीग्रेशन लाइक उनको सेंसरी नीड्स होती हैं, किसी किसी को, कुछ बच्चे हाइपर होते हैं, कुछ बच्चे हाइपो होते हैं सेंसरी इशू के कारण। अब हम ओवरव्यू समझते हैं। ऑटिज़म बता दिया मैंने आपको क्या होता है। ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम कंडीशन है जिसमें हर एक पर्सन अलग अलग डिफरेंस रखता है, उसकी वेरिएशन डिग्री अलग अलग है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी चैलेंजेस अलग है, सबकी नीड्स अलग है, ठीक है। और एक ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। हिस्ट्री की बात करिए हमने, सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, लियो कैनर ने, ठीक है, जो कि साइकेट्रिक थे, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। देन हैंस एस्पर्जर के नाम पे एस्पर्जर सिंड्रोम का नाम पड़ा, ठीक है। और फिर DSM-5 को कब ऐड किया गया था, 1980 में, ठीक है, जिसको फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। फिर 2013 में DSM-5 में इसको ऐड ऑन करा गया, ठीक है। सिम्टम्स मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या होते हैं, एक बार दोबारा से आपको शो करता हूँ ताकि आप भूलो ना, ठीक है। क्विक रिविजन, लेट्स स्टार्ट। सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी फेस करता है, आइज कॉन्टैक्ट नहीं करेगा बच्चा, स्पीच डिले होंगे बच्चे के, बिहेवियर इश्यूज होंगे, रिपीटेटिव बिहेवियर होगा, सेंसरी इशूज होंगे। ये 4 कॉमन सिम्टम्स है जिससे आप बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर टाइप मैंने पढ़े कौन कौन से होते हैं। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कॉमनली पाया जाता है ऑटिज्म वाले बच्चों में, सोशल इंटरेक्शन नहीं करते हैं, स्पीच डिले होता है, कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, सेंसरी इशूज़ होते हैं, और रिजिड होते हैं पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। देन आता है एस्पर्जर सिंड्रोम, ये बच्चे काफ़ी हाई IQ लेवल वाले होते हैं, अगर जिसमें इंटरेस्ट है उसमें डीप नॉलेज रखना पसंद करते हैं, और यूजुअली इनको वोकैबुलरी की डिफिकल्टी नहीं होती है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक होती है, बट सोशलाइजेशन नहीं करते हैं ये लोग, बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा रेड सिंड्रोम था हमारा। रेड सिंड्रोम क्या होता है, लड़कियों में मेनली पाया जाता है। क्या इफेक्ट करता है, हैंड मूवमेंट्स को और वॉकिंग को और ब्रीथिंग को, और ईट सॉलो नहीं कर पाते, इम्पेयरमेंट कर देते हैं एबिलिटी को। और इनका एसोसिएट कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती हैं, और सीजर्स आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। देन हमने पढ़ा था चाइल्डहुड
डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर CDD जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, हैलर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें बच्चा सब कुछ सही कर रहा होता है स्टार्टिंग के फेज़ में, बट धीरे धीरे अपनी चीज़ें भूलने लग जाता है। ये बहुत रेयर कंडीशन में होती है। यहाँ आता है हमारा लास्ट, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाई। इनमें इस कैटेगरी में उन बच्चे होते हैं जो बाकी के पिछले 3-4 में नहीं आते हैं। फिर मैंने पढ़ा कॉजेज़ क्या होते हैं, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, या फिर ब्रेन डेवलपमेंटल डिफरेंस होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से हो गया, या फिर काला जादू की वजह से हुआ है, या फिर पिछले जन्म के कर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आपको बताया मैंने कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, आइडेंटिफाई कैसे होता है। स्टार्टिंग के 1 साल में बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, अगर नाम भी बोलते हैं उसको स्माइल रिस्पॉन्स नहीं करता है। सेकेंड ईयर तक हमें पता लगता है कि बच्चे की स्पीच डिले है, और फिर हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, बिहेवियर पैटर्न, ये सब हम ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं पता लगा पा रहे हैं, फिर हम प्रोफेशनल सपोर्ट लेते हैं, पीडियाट्रिशियन हो गए, या फिर साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, इनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना होता है, हमें इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। स्पीच थेरेपी करवाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, जिसकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, देन हमने एजुकेशन स्ट्रेटेजीज पढ़ा। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। दिस इज़ माई चैनल। थैंक यू सो मच।